Great morning, नमस्कार, भूपेश आनंद। फ्रेंड्स, वी हैव जस्ट कंप्लीटेड जियोपॉलिटिक्स। हमने लास्ट क्लास में लास्ट वीक जियोपॉलिटिक्स, इंट्रोडक्शन टू जियोपॉलिटिक्स मैंने कंप्लीट किया। चैप्टर नंबर 5, रीडिंग नंबर 5, लर्निंग मॉड्यूल नंबर 5। In total, for CFA USA Level 1 examination, there are 8 modules, 8 learnings, 8 chapters. आज से today I will be starting with chapter number 6। और ये जो चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 7 है, चैप्टर नंबर 8 है, दे आर इंटर रिलेटेड। When I say chapter number 6, it is in regard to international trade. When I say chapter number 7, it is in regard to capital flows and exchange rates. And chapter number 8 is in detail how we can calculate, bid rate, ask rate, depreciation. Again, that is on exchange rates. तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 एक ही बननी चाहिए थी रीडिंग, बट इन्होंने ब्रेक कर दिए छोटे छोटे पार्ट्स में। सीएफए इंस्टीट्यूट कई बार तो कुछ रीडिंग्स को कंप्लीट छोटा कर देता है, कई बार बड़ा कर देता है। चलिए कोई बात नहीं, हम पूरा कंप्लीट करेंगे। चैप्टर 6 भी, चैप्टर 7 भी, चैप्टर 8 भी। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने पूरे 100% एनर्जी के साथ आज चाहता हूं कि आप आज के फर्स्ट लेक्चर में, कहते हैं जब पहला पहला प्यार होता है ना, वो याद रहता है। पहला पहला लेक्चर, पहली पहली इंट्रोडक्शन, पहली पहली बातें आपको और मुझको ज्यादा समझ आएंगी, तो बड़ा ध्यान देना चाहिए यार। तो लेक्चर नंबर, इंट्रो की बात कर रहे हैं आज, हम कुछ पढ़ाएंगे थोड़ी। इंट्रो लेक्चर है, इसलिए इंट्रो लेक्चर में ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज इन दिस लेक्चर आई विल बी टेलिंग यू अबाउट हाउ मेनी लर्निंग आउटकम्स आर देयर, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन देम, व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट्स। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। मैं चाहता हूं कि आप सभी अपना रजिस्टर इकोनॉमिक्स को ओपन कर लें। बिल्कुल ठीक कहा आपने, आपने सुना बिल्कुल ठीक। आपका रजिस्टर बिल्कुल होना चाहिए, लिखना चाहिए, तभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। बिकॉज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो बड़े ज्यादा टेक्निकल और टू द पॉइंट होते हैं। आपकी नॉलेज का, आपको बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए अपनी नॉलेज में, तभी आप ऑप्शंस को प्रॉपर्ली ऑप्ट कर पाएंगे। और उसके लिए मेहनत करना है, आपको रजिस्टर मेंटेन करना है। बेटे अब तो इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट हो रहा है। तो आइए, ग्रेट मॉर्निंग। सीएफए यूएसए लेवल 1 इकोनॉमिक्स की बातें कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की बातें कर रहे हैं, लेक्चर नंबर 5 की बातें कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेक्चर नंबर 5, गलती से मैंने लिख दिया लेक्चर नंबर 5। मैं कहता हूं कि ये इंट्रो लेक्चर है, दिस इज नॉट लेक्चर नंबर 5। मेरी मिस्टेक है। मैं चाहता हूं एक सेकेंड में दूसरी स्लाइड आपके लिए कर दूं, और जिससे कि फिर हम इस बात को समझ पाए। आप तब तक अपना रजिस्टर ओपन कर दीजिए, आप तब तक अपना रजिस्टर ओपन कीजिए, सो दैट हम कुछ और बातों को फटाफट कंप्लीट कर लें। मैं तब तक अपनी स्लाइड को निकाल रहा हूं। ये बेटा मैंने इंट्रो लेक्चर का भी निकाल दिया, आप बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं भूपेश आनंद आपके सामने एक गाना भी दिखाऊंगा। एक गाना बड़ा प्यारा सा है, वो हम देखेंगे। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप पहले इंट्रो लेक्चर में आ जाएं। और मैंने देखिए इंट्रो लेक्चर की हैंड रिटन स्लाइड्स भी ओपन कर दी। ऊपर लिखा ग्रेट मॉर्निंग, फिर लिखा सीएफए यूएसए लेवल 1। क्योंकि मैं क्या करता हूँ बेटा, प्लानिंग पहले कर देता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा ना कि मैं हर लेक्चर को पहले प्लान करता हूँ, सभी लेक्चर्स की सभी लर्निंग आउटकम्स को देखता हूं, और उस लर्निंग आउटकम्स में आपको किस किस बात की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है उसको फील करता हूं एज अ स्टूडेंट। उसकी प्लानिंग करके हैंड रिटन स्लाइड्स बनाकर लेक्चर लेता हूं। ऐसा नहीं कि उठा और लेक्चर लेने स्टार्ट कर दिए यार, ऐसा तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई भी नहीं कर सकता। अगर कोई कह रहा है तो बेवकूफ बना रहा है आपको। बिना पढ़े आप पास नहीं हो सकते मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, और बिना पढ़े, बिना प्लानिंग के यू कैन नॉट डिलीवर अ ब्यूटीफुल लेक्चर। अगर लेक्चर ब्यूटीफुल आपको मतलब अंदर तक छू जाए, उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन। तो आई थिंक आज आपको ये बात समझ आ गई कि मैंने देखी पहले से ही स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। तो आइए जी, गुड मॉर्निंग। मैंने दोबारा लिखा, सीएमए यूएसए लेवल 1 लिखा, इकोनॉमिक्स लिखा, इंटरनेशनल ट्रेड लिखा, और इंट्रो लेक्चर लिखा। आज के इस लेक्चर के थ्रू मैं एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में ट्रेड ऑफ गुड्स की बातें करेंगे, ट्रेड ऑफ सर्विसेज की बातें करेंगे, कैपिटल फ्लोज की बातें करेंगे। जैसे भूपेश आनंद के लेक्चर्स पाकिस्तान, दुबई, बहरीन, मस्कट, कुवैत, बेटा इन सभी कंट्रीज में जा रहे हैं। मैं कुछ ऐसा नहीं कि खाली कंट्रीज का नाम ले रहा हूं, आप यूट्यूब में एक बार जाकर चेक कर लें। तो मैं आज आपको ये बताऊंगा कि वाई देयर इज अ नीड टू ट्रेड बिटवीन वन कंट्री विद अनदर।
एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड होना क्यों जरूरी है, या ऐसी कौन सी बातें हैं जो एक कंट्री को फोर्स कर देती है दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करने के लिए, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें समझनी है। तो दैट इज नथिंग बट इंटरनेशनल ट्रेड। एंड व्हाट आर द फैक्टर्स। इस अर्थ प्लैनेट को देखेंगे तो अर्थ प्लैनेट में कहीं पे पानी बहुत ज्यादा है, कहीं पे ऑयल बहुत ज्यादा है, कहीं पे गैसेस बहुत ज्यादा हैं, कहीं पे नेचुरल सोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, कहीं का क्लाइमेट बहुत अच्छा है, कहीं का क्लाइमेट ऑरेंजेस के लिए बेस्ट है, कहीं का ज्योग्राफी के हिसाब से एप्पल्स के लिए बेस्ट है। इट मीन्स ये जो दुनिया बनाई भगवान ने, सब जगह रिसोर्सेज को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिससे कि ये सभी कंट्रीज के जो पीपल हैं, ये जितने भी सिटीजन्स हैं, एक दूसरे से आपस में डिपेंडेंट रहे, मिल बांट के खाएं। अच्छा, सबको सब कुछ ही मिल जाता तो दोस्तों काम चलता ही नहीं। आप बताइए, मैंने सीए भी कर लिया, सीएफए ये वो सब कर लिया, और मैं एमबीबीएस भी कर लेता तो मैं डॉक्टर के पास नहीं जाता, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। लाइफ छोटी सी है, तो हमें उसमें स्पेशलाइज करना चाहिए जिसमें आपकी हॉबी है, जिसमें आपका रुझान है, जिसमें आपको मन लगता है। तो मैं आज आपके सामने कमर सीधी करके बैठूंगा। मैं तो बिल्कुल खड़ा होकर पढ़ाता हूं तो मेरी कमर सीधी रहती है। आपका स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, तभी आप हैप्पी, जॉली और चेयरफुल रह सकते हैं। मैं आज आपके सामने एक बात कहना चाहता हूं, मन से मन की बात, पता नहीं आपको ठीक लगेगी नहीं लगेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि देयर आर 3 लर्निंग आउटकम्स इस पूरे इंटरनेशनल ट्रेड के स्टडी मटेरियल में, रीडिंग में, लर्निंग मॉड्यूल में, चैप्टर में। देयर आर ओनली 3 रीडिंग्स, देयर आर ओनली 3 लर्निंग आउटकम्स। पहला लर्निंग आउटकम बड़ा सिंपल सा है, क्या है जी? डिस्क्राइब द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। वो कहता है जी क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। जैसे थर्ड क्लास में आप पढ़ रहे हो, ये करने के क्या फायदे, क्या एडवांटेजेस, क्या प्रॉस और क्या कॉन्स। ये तो सिंपल सा इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, आप रिलेट कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज, करिकुलम ने और स्क्वेजर ने कुछ ऐसी बातों पे तवज्जो डाला है, कुछ बातों को हाईलाइट कर दिया है, कुछ बातों को ब्लू बॉक्स में डाला है। तो मैं उन बातों को आपके सामने गहराई से लेकर आऊंगा और आपको वो समझाऊंगा, जिससे कि एग्जामिनेशन में आप इजीली अटेम्प्ट कर पाए। तो लर्निंग आउटकम ए, मैं तो चाहता हूं आप लिखें, नो डाउट करिकुलम में है, स्क्वेजर में है, आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैक स्लाइड्स भी मैंने प्रिपेयर की, लेकिन एक दोस्ती होगी। तो लर्निंग आउटकम ए में मैंने मेंशन किया, डिस्क्राइब द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट। मतलब किसी भी, जैसे आप सीएफए यूएसए कर रहे हैं तो इसके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है सर। लर्निंग आउटकम बी, कंपेयर द टाइप्स ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। मतलब एक देश दूसरे देश से सामान ना खरीदे, या एक कंट्री के सिटीजन्स दूसरी कंट्री के सिटीजन से सामान ना खरीदें, इसके लिए हम क्या करेंगे, एक गवर्नमेंट क्या करेगी, कुछ रिस्ट्रिक्शंस कर देगी, उसको बोलते हैं ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस। ये क्यों की जाती है और इससे क्या फायदा क्या नुकसान है, सीखेंगे। बट द लर्निंग आउटकम बी इज, दैट इज ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस सच एज टैरिफ, सच एज कोटास, such as and export subsidies and their economic implications। मतलब हम कई बार सड़क में स्पीड ब्रेकर लेकर आ जाते हैं, तो स्पीड ब्रेकर के फायदे भी और स्पीड ब्रेकर के नुकसान भी देखेंगे, है ना। इसी तरह से सपोजिंगली इफ अ कंट्री इज प्रिपेयरिंग, इफ अ कंट्री इज रिस्ट्रिक्टिंग सम ट्रेड, तो उसके लिए वो टैरिफ बढ़ा देगी, टैरिफ बढ़ाएंगे, कुछ और रिस्ट्रिक्शंस कर देगी, कई बार एक्सपोर्ट के लिए सब्सिडीज कर देगी। देखेंगे आप सब बातें देखेंगे। लर्निंग आउटकम नंबर सी में आ गया जी, मैं भूपेश आनंद। लर्निंग आउटकम सी, बिकॉज देयर आर 3 लर्निंग आउटकम्स। एक्सप्लेन द मोटिवेशंस फॉर एंड एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स, कॉमन मार्केट्स एंड इकोनॉमिक यूनियंस। जैसे यूरोप की यूनियन बन गई, यूरोपियन मॉनेटरी यूनियन, तो कह रहा है लास्ट में ये कहता है ये भी बताओ कि अगर हम कॉमन मार्केट रखते हैं तो क्या वो इकोनॉमिक ग्रोथ में बेनिफिट करेगा। एंड वी हैव जस्ट कंप्लीटेड इंट्रोडक्शन टू जियोपॉलिटिक्स, and within that in learning outcome B or C, I think we have discussed about globalization, we have discussed about cooperation, we have discussed about multilateralism। बेटा ये आप ये बताइए, इस दुनिया में आखिरी में सबको ग्रोथ मिलने वाली है। शाहरुख खान ने अपनी मूवी में बोला था, ओम शांति ओम में, कि अगर सब खुश नहीं है तो वो द एंड नहीं है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है।
इसी पिक्चर को आगे करने के लिए मैं भूपेश आनंद, लर्निंग आउटकम नंबर सी, एक्सप्लेन मोटिवेशन फॉर एंड एडवांटेजेस ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स, कॉमन मार्केट्स एंड इकोनॉमिक यूनियंस, थर्ड, तीन तीन लर्निंग आउटकम्स हैं। अब मेरी समझ क्या है, पहले एक बार आराम से देख लेते हैं, कोई जल्दी है ही नहीं। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने अपनी ब्लैक स्लाइड्स भी लेकर आ रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दीज 6 चैप्टर्स। आई एम ऑन टू 6 चैप्टर, फिफ्थ 5 चैप्टर्स में कंप्लीट कर चुका हूं। फर्म ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स, अंडरस्टैंडिंग बिजनेस साइकिल्स, फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी एंड इंट्रोडक्शन टू जियोपॉलिटिक्स, एंड आई हैव डिलीवर्ड मैंने 70 to 80 लेक्चर्स इकोनॉमिक्स के इंक्लूडिंग प्री रिक्विजिट्स डिलीवर कर दिए हैं। आज इस लेक्चर के थ्रू, इस चैप्टर के थ्रू मैं इंटरनेशनल ट्रेड की बातें कर रहा हूं। मैंने अभी आपको बताया चैप्टर 6, रीडिंग 7, दैट इज कैपिटल फ्लोज एंड द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, एंड रीडिंग नंबर 8 दैट इज एक्सचेंज रेट कैलकुलेशंस। ये तीनों के तीनों रीडिंग्स आपस में इंटर रिलेटेड हैं, ये तीनों मिली हुई हैं। तो आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं, महाभारत की तैयारी कर रहे हैं, बिगुल बजा रहे हैं कुंभ की। इंटरनेशनल ट्रेड, ट्रेड क्या होता है? आप वेजिटेबल मार्केट में जाकर वेजिटेबल्स परचेज करते हैं, व्हाई यू परचेज वेजिटेबल्स, और व्हाई यू परचेज फ्रूट्स, व्हाई यू परचेज गोल्ड, व्हाई यू परचेज क्लॉथ, व्हाई यू परचेज बिल्डिंग मटेरियल। अब हम आज देखेंगे कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स और द बेसिक प्रीरिक्विजिट्स और द बेसिक नीड्स और द बेसिक रीजंस दैट वन पर्सन बाय समथिंग एंड द अनदर पर्सन सेल्स द सेम थिंग। एक खरीदता है, दूसरा बेचता है, ऐसा क्यों? फॉरवर्ड मार्केट्स में देखा हमने, डेरिवेटिव्स में, फ्यूचर में देखा, ऑप्शंस में देखा, एक खरीदार है, दूसरा बेचने वाला है। तो हम एक खरीदार क्यों खरीद रहा है और बेचने वाला क्यों बेच रहा है, आज हम उस बात को समझेंगे तभी, क्योंकि दोनों के थॉट प्रोसेस अलग अलग होंगे, तभी तो ट्रेड होगा। लॉजिकली बताइए, ट्रेड होने के पीछे कारण क्या है? मैं समझ रहा हूं कि मुझे ये चीजों की रिक्वायरमेंट है, या इस चीज के पैसे बढ़ जाएंगे, या मुझे खाना है, या ये कमोडिटी को कंज्यूम करना है, और उसके पास, बेचने वाले के पास वो कमोडिटी एक्सेस है, उसको उसको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो बेचना चाहता है। इसका ऑब्जेक्टिव है कंज्यूम करने का, अगर एंड कंज्यूमर है, B2C की बात करें। और जो बेच रहा है उसका उसका इंटेंशन, ऑब्जेक्टिव है टू अर्न द प्रॉफिट्स, बिकॉज ही इज डूइंग इन दैट. So the point is we will see that what is the meaning of actually, what is the meaning of trade. तो उसके बाद मैंने कहा ना आपको, there are 3 learning outcomes which we have just written. मैंने अभी 3 learning outcome लिखे, वही तीनों यहां पर है करिकुलम और स्क्वायर से। पहला लर्निंग आउटकम है डिस्कस द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। दूसरा, डिस्कस और कंपेयर द टाइप्स ऑफ ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस सच एज टैरिफ, सच एज कोटास, such as and export subsidies and their economical implications. And the last is explain motivation for and advantages of trading blocks, common markets and economic unions. मैं आज आपके सामने एक बात ये कहना चाहता हूं कि मैंने क्या किया, सभी रीडिंग्स के, सभी लर्निंग आउटकम्स के कंसेप्ट्स प्रिपेयर किए। इसमें कुछ ऐसे कंसेप्ट्स हैं विच आर नॉट देयर इन लर्निंग आउटकम ABC, बट आप स्क्वायर करिकुलम पढ़ेंगे तो उन्होंने बातें करनी शुरू कर दी रिकार्डियन की, हेक्लियन ओलिन मॉडल की, कंपैरेटिव एडवांटेज की, एब्सोल्यूट एडवांटेज की, नेसेसिटी ऑफ ट्रेड की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट की। ये सभी कंसेप्ट्स पहले वाले करिकुलम में हुआ करते थे, बट CFE इंस्टीट्यूट ने चालाकी करी, नया जब से उन्होंने बनाया उसमें उन्होंने क्या किया, कुछ बातों को हटा दिया, उनके लर्निंग आउटकम्स ही हटा दिए, बट उनकी यूज किया उनको व्हाइल डूइंग द मेन कंसेप्ट्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंसेप्ट नंबर 1 लिखा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वर्सेस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बड़ा क्यों होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, और ग्रॉस डोमेस्टिक का मतलब क्या है कि जो भी इंडिया की बाउंड्रीज में, अगर हम इंडिया की बात करें तो जो भी इंडिया की बाउंड्री में प्रोड्यूस होता है ना, that something is named as gross domestic product. but gross national product में हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट देख रहे हैं कि इंडिया में प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर सिटीजन्स बना रहे हैं, नॉन सिटीजन्स इंडिया में बना रहे हैं, सिटीजन्स आउट ऑफ इंडिया में बना रहे हैं, हम सब कुछ इंक्लूड करेंगे, तो देयर इज अ डिफरेंस। सो इंटरनेशनल ट्रेड में आपको ये बात पता होनी चाहिए GDP और GNP की। नो डाउट इट इज नॉट अ लर्निंग आउटकम, बट इवन इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज बेसिक लॉजिक्स तो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। कंसेप्ट नंबर 2 देखें, इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 3 देखें, अब आपको इंटरनेशनल ट्रेड की मैंने कहा व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स। आप एक नदी है,
एक गांव यहां पर है, एक गांव यहां पर है। इधर नदी वाले जो हैं, जो ये वाला गांव है इस पार, वहां पे ऑरेंजेस बड़े ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं, और नदी के इस पार एप्पल्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो आप मुझे एक चीज बताइए, जहां पर ऑरेंजेस की प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वो ऑरेंजेस खाना ही पसंद नहीं कर रहे, उनको ऑरेंजेस से बिल्कुल एलर्जी हो गई है, और यहां पर एप्पल्स खा खा के लिए पागल हो गए। तो बट नेचुरल है, जहां पे ऑरेंजेस की प्रोडक्शन ज्यादा होगी वो चाहेंगे कि उनको एप्पल्स मिले, और जो एप्पल्स वाले हैं वो चाहेंगे और उनको ऑरेंजेस मिले, अलग अलग तरह की वैरायटी ऑफ खाना मिले और अच्छी तरह से वो प्रोड्यूस कर पाए। तो अल्टीमेटली देयर आर सो मेनी रीजंस। तो उसको हमने दो कारणों में डिवाइड कर दिया। एक तो एब्सोल्यूट रीजन, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया ऑरेंजेस का, कि इस गांव में, जो नदी के इस पार गांव है, वहां पे सॉइल की क्वालिटी, एटमॉस्फेयर कुछ ऐसा है कि बस ऑरेंजेस ही प्रोड्यूस हो सकते हैं, एप्पल्स प्रोड्यूस ही नहीं हो सकते। और यहां पर नदी के इस किनारे में खाली एप्पल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं और कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकते। इसका मतलब मैं कहूंगा ये जो गांव वाले हैं जहां पर एप्पल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, इनको बोला मैंने दे हैव द एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग एप्पल्स, दे हैव एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑरेंजेस। अब मैं दूसरी बात कहूं, मैं ये कहूं कि ये जो गांव वाले हैं ऑरेंजेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं और एप्पल्स भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, लेकिन क्वालिटी ऑफ सॉइल ऑरेंजेस के लिए ज्यादा सूट करती है, तो ऑरेंजेस ज्यादा प्रोड्यूस होंगे एज कंपेयर टू एप्पल्स। इसी तरह से नदी के इस पार जो दूसरा गांव है वहां पर एप्पल ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, ऑरेंजेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसके प्लांट्स भी लगा सकते हैं, लेकिन वो उनका पैदावार कुछ कम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो क्लाइमेट है वो एप्पल्स के लिए बहुत अच्छा है। इसका मतलब मैं दोनों काम कर सकता हूँ। आई एम ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई एम ए CFA, आई एम ए दिस, आई एम दिस, आई एम दिस, आई कैन डू एनीथिंग। बट मुझे मेरी कहीं ना कहीं तो एब्सोल्यूट एडवांटेज होगी, मैं टीचिंग ज्यादा अच्छा कर सकता हूं एज कंपेयर टू प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो क्योंकि मैं वैसे इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर सकता हूं और मैं पढ़ा भी सकता हूं, लेकिन पढ़ाने में मुझे लगता है कि मैं ज्यादा अच्छा पढ़ा सकता हूं, मैं ज्यादा अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकता हूं, मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, मेरी सोल की रिक्वायरमेंट ये है। तो मैं कहूंगा इनकम टैक्स रिटर्न से ज्यादा कंपैरेटिवली आई एम बेटर इन डूइंग लेक्चर्स फॉर, इन डिलीवरिंग लेक्चर्स फॉर CFA और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेस। शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं। एप्पल कंप्यूटर्स का आप आईफोन लेते हैं और एप्पल कंप्यूटर्स के आप लैपटॉप लेते हैं, क्यों? बिकॉज एप्पल हैज अ कंपैरेटिव एडवांटेज एंड ऑन सम प्रोडक्ट्स दे हैव द एब्सोल्यूट एडवांटेज। वही प्रोड्यूस कर सकते हैं, बस और कोई बना ही नहीं सकता, बिकॉज दे हैव देयर ओन टेक्नोलॉजी, दे हैव देयर ओन, दे डोंट यूज विंडोज, उनकी अपनी टेक्नोलॉजी है। उसमें उसमें आपको कोई क्विक हील वगैरह का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब कोई एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर भी नहीं चाहिए, बिकॉज दे हैव ओन, so they have absolute advantage in some products, in some technology। बट अगर वो टेक्नोलॉजी दूसरा भी कोई बना सकता है, लेकिन उतनी कॉस्ट इफेक्टिवली नहीं बनाएगा। जैसे एलन मस्क की बात करें, आजकल एलन मस्क साहब, जब से ट्रम्प साहब सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने हैं, और ट्रम्प साहब की और एलन मस्क की बड़ी जबरदस्त चल रही है, दोस्ती बन रही है, ये हम देख ही रहे हैं, ऑलरेडी देख रहे हैं पिछले 1-2 सालों से। अब वो बना रहे हैं AI जनरेटेड इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स विदाउट ड्राइवर, जो ड्राइव करेंगी। अब सवाल आता है कि इंडिया भी बना सकता है, टाटा मोटर्स भी प्रोड्यूस कर सकता है, बट द पॉइंट इज वेदर इट विल बी एट द सेम कॉस्ट इफेक्टिवनेस लेवल एज एलन मस्क इज डूइंग। सो द पॉइंट इज इट इज नेम्ड एज कंपैरेटिव एडवांटेज। डॉक्टर एक ज्यादा बढ़िया काम कर पाएगा एज कंपेयर टू एडवोकेट, अगर उसको पेशेंट को कुछ बताना है। एडवोकेट कोर्ट में ज्यादा अच्छा काम कर पाएगा। आई थिंक आप समझ रहे हैं, हर किसी व्यक्ति के कुछ प्लस होते हैं, कुछ माइनस होते हैं। अगर मैं वो काम कर ही नहीं सकता तो मेरी एब्सोल्यूट एडवांटेज है, उसकी एब्सोल्यूट एडवांटेज है, या मेरी एब्सोल्यूट एडवांटेज। अगर मैं भी कर सकता हूं, वो भी कर सकता है। दिस कंट्री X कैन प्रोड्यूस एंड दैट कंट्री Y कैन ऑल्सो प्रोड्यूस, बट द पॉइंट इज दे हैव huge excess of raw material, they have the huge excess of labor, they have the huge excess of technology, so I can produce at a faster rate and my cost per unit will be lesser as compared to them, as in case of China। आप देखिए ना चाइना में क्या हो रहा है। इवन एप्पल कंप्यूटर्स वाले वहां प्रोड्यूस कर रहे हैं, डेल वाले वहां प्रोड्यूस कर रहे हैं, HP वाले वहां प्रोड्यूस कर रहे हैं, नाम अपना, टेक्नोलॉजी अपनी, बट प्रोडक्शन वहां लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बेस है, लेबर का बेस है, पॉलिसीज अच्छी है, टैक्सेशन का रेट कम है, तो अल्टीमेटली उनकी कॉस्ट पर यूनिट कम आ रही है कंपैरेटिवली। अगर वो अपनी कंट्री में बनाए तो वहां लेबर्स की डॉलर्स में पेमेंट करनी पड़ेगी, और वहां पे चाइनीज युआन में पेमेंट करनी पड़ेगी, और वहां पे लॉज थोड़े से स्ट्रिक्ट नहीं है, लेबर चीप है। तो
इट इज नेम्ड एज कंपैरेटिव एडवांटेज। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। अच्छा, अब ये बातें नहीं पता होंगी तो आप ये बताइए लर्निंग आउटकम ए के क्या बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड बता सकते हैं? क्योंकि पहला लर्निंग आउटकम ही है व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। आई कैन नॉट टेल इट, सो आई शुड बी अवेयर ऑफ दिस बेसिक लॉजिक्स। तो मैंने क्या किया, आपको जो लेक्चर्स दिए हैं उसमें एक तो प्री रिक्विजिट का फोल्डर बनाया, उसमें 2 3 4 लेक्चर्स मैं सोच रहा हूं कि मैं बनाऊंगा, इन बातों को सिर्फ समझाऊंगा, डिस्कस करूंगा। और फिर मेन लेक्चर्स हैं जिसमें लर्निंग आउटकम ए, लर्निंग आउटकम बी, लर्निंग आउटकम सी की बातें की हैं। तो आपने पहले इंटरनेशनल ट्रेड के प्री रिक्विजिट्स लेक्चर को समझना है। In those lectures, I have discussed the basic concepts like concept number 1, like concept number 3, like concept number 4. What are the models of trade? What I mean by Ricardian model? What I mean by Hexion-Oren model? And then concept number 4. So these are the basic logics, basic concepts which I have seen. Balance of payment भी. तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि आप सभी को बिल्कुल तैयार हो जाना है। मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि 1-2 बातें आप लिख लें, फिर हमें गाना भी देखेंगे और बातों को समझेंगे। मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, ये मैं हूं भूपेश आनंद, बसंती रंग में मैं हूं, रंग दे बसंती चोला। माय थॉट्स, प्री रिक्विजिट्स पहले करने चाहिए, क्योंकि प्री रिक्विजिट्स में मैं आपको कुछ बेसिक ब्लॉक्स बता दूंगा, बेसिक बातें समझा दूंगा। उसके बाद आप इंटरनेशनल ट्रेड में आ जाएं, LOS A, LOS B, LOS C। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ प्लानिंग ऐसे की है कि प्री रिक्विजिट के 3-4 लेक्चर बनाऊंगा, और क्योंकि 3 लर्निंग आउटकम है तो एटलीस्ट 3 लेक्चर तो LOS A, B, C के होंगे, 3-4 इसके होंगे, टोटल 6-7 लेक्चर्स होंगे। आपको बड़ा मजा आएगा अगर आपने ध्यान से मेरी बातों को सुना और समझा। तो आइए, मैं चाहता हूं कि आप सभी एक बार प्री रिक्विजिट के कंसेप्ट्स को थोड़ा सा समझ लें कि मैंने क्या प्लान किया है इनको एक्सप्लेन करने के लिए। बड़ी प्यारी प्यारी बातें लिखी है जी। मैंने ये लिखा, prerequisite concepts which are important before understanding international trade, that is LOS A, LOS B, LOS C, and I am planning that I will be covering these concepts। मुझे नहीं पता 3 लेक्चर्स लगेंगे, 2 लगेंगे, 4 लगेंगे, तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 3-4 लेक्चर्स बोल दिए। बट मैं ये कंसेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। क्या क्या करूंगा? मैं डिस्टिंग्विश बिटवीन कंपैरेटिव एडवांटेज एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज बताऊंगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज। I have just told you also that what I want to say in regard to comparative and absolute, मैं भी अलग से black slides दिखाने वाला हूँ। ठीक है जी। मैं मॉडल्स ऑफ ट्रेड एज वी हैव सीन, रिकार्डियन मॉडल एंड हेक्सकेयर मॉडल भी डिस्कस करने वाला हूँ। आई विल बी डिस्कसिंग these two models also. Then I will be discussing about the balance of payment। अब हमारे लर्निंग आउटकम में नहीं है बैलेंस ऑफ पेमेंट, लेकिन यार जब तक बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको समझ नहीं आएगा तो इंटरनेशनल ट्रेड कैसे क्लियर होगा, है ना? आप खुद सोचिए ना लॉजिकली। तो 1-2 लेक्चर्स अगर ज्यादा देखने पड़ जाए, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना रिकॉर्ड करने के लिए। आपको अगर 1-2 लेक्चर्स ज्यादा देखने पड़ जाए तो अच्छी बात है ना, क्या हो गया फिर उसमें। तो तीन कंसेप्ट ये बताए। फिर मेरे को लगता है कि मुझे आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये भी बताना चाहिए, मैं ये भी बताऊंगा। तो मुझे लग रहा है कि ये फाउंडेशन कंसेप्ट तो आपको पता होने चाहिए। आप ईमानदारी से सारे प्री रिक्विजिट्स के लेक्चर्स आप मेरे करें तो आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है सर। तो इन बातों के साथ मैंने आगे चला। फिर मैंने क्या किया, मेन लेक्चर्स को प्लान किया। मुझे नहीं पता 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, मैंने लिख दिया 4-5 लेक्चर्स होंगे। वो भावनाओं पर डिपेंड करता है कि मैं कितना किस एग्जाम्पल को कहाँ पे तक लेके जाता हूँ। ठीक है। तो आप ये देखिए कि मेन लेक्चर्स मैंने 4-5 प्लान किए। लर्निंग आउटकम ए, दैट इज बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फिर लर्निंग आउटकम बी, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शंस, टैरिफ वगैरह जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, कोटाज हैं, फिर सब्सिडीज हैं, उसको डिस्कस करूंगा। तो लर्निंग आउटकम ए में, अच्छा मैंने ये कहा कि एक अभी आपको मैंने बताया ना GDP और GNP, ये मेरे को लग रहा है कि ये तो मेन लेक्चर ही होना चाहिए, तभी आपको इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट्स और कॉस्ट समझ आने वाली हैं। क्योंकि मुझे मालूम है ना कि आप में से कुछ बच्चे आलसी हैं, कुछ बच्चे डॉलर्स दे देंगे लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, मन लगाकर नहीं करेंगे, और वो प्री रिक्रूटेड लेक्चर देखेंगे नहीं क्योंकि उनको लग रहा है कि वो पेपर में आएगा ही नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सारे ऐसे होते हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो मैंने उसको लेक्चर नंबर 1 में, मैं सोच रहा हूं पहले इसको लेक्चर नंबर 1 में रिकॉर्ड करूंगा, है ना। तो लेक्चर नंबर 1 में लर्निंग आउटकम ए, लर्निंग आउटकम बी, लर्निंग आउटकम सी कुछ भी नहीं होने वाला। GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, और उनके बीच में डिफरेंसेस देखेंगे। उसके बाद में फिर लेक्चर नंबर 2 में जो प्लान कर रहा हूँ LOS A,
अभी अभी हमने देखा बेनिफिट्स एंड कॉस्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। फिर मैं लेक्चर 3 में या 4 में प्लान करूंगा लर्निंग आउटकम भी। आपको पता ही है कि मैं सभी लर्निंग आउटकम्स अलग अलग लेक्चर्स में लेता हूं। दैट इज इन रिगार्ड टू टाइप्स ऑफ ट्रेड एंड कैपिटल रिस्ट्रिक्शंस imposed by the government, like trade, like tariff, like quotas, like restrictions. And then in a separate learning outcome I will be discussing with in regard to lecture number 4, that is what are the motivations in regard to trading blocks, what are the motivations in regard to common markets, ये डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है जी बहुत मजा आने वाला है आपको मेरी बातें सुनकर, मेरी बातों को देखकर, मेरे ड्रामे देखकर, मेरी बॉडी लैंग्वेज को देखकर, मेरे एनर्जी लेवल को देखकर, मेरी ब्लैक स्लाइड्स को देखकर, मेरी हैंड रिटन स्लाइड्स को देखकर। आइए थोड़ा सा मैं आपको अपनी हैंड रिटन स्लाइड्स के बारे में बताऊं कि एक कंट्री एक्स है और दूसरी कंट्री वाई है। कंट्री एक्स और कंट्री वाई, कंट्री एक्स और कंट्री वाई, कंट्री एक्स वाई के साथ ट्रेड क्यों करती है, बड़े सारे कारण हो सकते हैं, अभी हम देखेंगे। एब्सोल्यूट एडवांटेज भी एक रीजन हो सकता है, कंपैरेटिव एडवांटेज भी एक रीजन हो सकता है। तो देखेंगे रीजंस ऑफ गुड्स ट्रेड एंड रीजंस ऑफ सर्विस ट्रेड। मैं सीएफए यूएसए के लेक्चर्स आउट ऑफ इंडिया को बेच रहा हूं, क्या रीजंस हो सकते हैं, क्या पता मेरी क्वालिटी अच्छी हो, क्या पता मेरा एनर्जी लेवल अच्छा हो, क्या पता मेरे समझाने का तरीका अच्छा हो, क्या पता मेरा कुछ और अच्छा हो, क्या पता ये चीप हो एज कंपेयर टू यूएसडी डॉलर्स, बट पाकिस्तान में देखें तो बहुत महंगे पड़ते हैं। तो द पॉइंट इज देयर कैन बी डिफरेंट रीजन। इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स हो सकते हैं, एब्सोल्यूट एडवांटेज हो सकती है, कंपैरेटिव एडवांटेज हो सकती है, प्रोडक्टिविटी हो सकती है, टेक्नोलॉजिकल डिफरेंस हो सकता है, लेबर अवेलेबिलिटी हो सकती है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल हो सकता है। तो इन सब बातों को मैंने एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक है सर, अभी अभी एग्जांपल दिया था कि गांव नदी, ये नदी है, नदी रे नदी तेरा पानी कैसा, ये देखिए जी ये नदी है, ये नदी है। एक बच्चा कहता है नदी है, हाँ ये नदी है, ये पानी है, मान लो ये पानी है। इस तरफ जो गांव वाले हैं वो ऑरेंजेस ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं और इधर गांव वाले एप्पल ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इनके बीच में ट्रेड होने के बड़े सारे कारण हो सकते हैं। मैंने एग्जांपल लिखा फ्रूट्स, आईफोन्स, गोल्ड, ऑयल, मिल्क। आप बताइए ना, दुबई आप जाते हैं या आपने सुना होगा कि जो दुबई जाता है वहां से सोना लेके आता है, ऐसा क्या कारण है कि वहां से सोना लेकर आ रहा है? ज्योग्राफी ऑफ अर्थ प्लैनेट, क्योंकि भगवान ने सबको सब कुछ नहीं दिया, क्योंकि सब कुछ कर भी नहीं सकते और इससे वो मिलकर रहें, एक दूसरे के साथ रहें और अपनी लाइफ की जर्नी को पास करें। इसलिए उस भगवान ने आप सबको, हम सबको, ज्योग्राफी अगर आप देखें तो अर्थ प्लैनेट में उसने अलग अलग तरह की चीजें, डाइवर्सिफाइड चीजें दे दी है ना। तो एक तो ये भी रीजन है, तभी हम ट्रेड करेंगे, तभी हम बिजनेस करेंगे, तभी सर्विसेज देंगे। सब ह्यूमन बींग्स, आपकी फैमिली में आप चेक करो ना, सारे के सारे फैमिली मेंबर्स की बिहेवियर अलग है, उनके पास स्किल्स अलग अलग हैं, उनकी लाइकिंग अलग अलग है, सब कुछ तो अलग अलग है। मैं ये कहता हूं देयर आर सो मेनी रीजंस। एक बार लिख लें बेटा, कमर सीधी करें ना, ढीले होके ना बैठे। अब तो इकोनॉमिक्स भी खत्म होने वाला है, तो लिखें जी व्हाट आर द रीजंस फॉर द ज्योग्राफी ऑफ द प्लैनेट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इंक्रीज इन वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। मतलब आप 2-3 सामान ही तो बना पाएंगे, ज्यादा सामान बनाने के वैरायटी के लिए आपको खरीदना ही पड़ेगा, है ना। आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ट्रेड का मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना पड़ेगा और वहीं से जन्म होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट का, फिर डेफिसिट का या सरप्लस का, वो देखेंगे। ठीक है सर, तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल एक बहुत बड़ा कारण है। चाइना में ही जाकर सारे प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वहां पे कॉस्ट पर यूनिट कम आती है, प्रोडक्शन की, मटेरियल की, लेबर की। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, बिकॉज ऑफ दैट वी आर डूइंग इंटरनेशनल ट्रेड। सेकंड इज इंक्रीज इन द वैरायटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। इफ यू आर डूइंग इंटरनेशनल ट्रेड देयर विल बी इंक्रीज इन द वैरायटी ऑफ द गुड्स, ओके। एंड द थर्ड इज इट इंप्रूव्स क्वालिटी। फोर्थ इज ग्लोबलाइजेशन। मेरे को याद आ रहा है कि जब मैंने इंट्रोडक्शन टू जियोपॉलिटिक्स बताया था तो आपको ये कहा था कि एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हम सबका है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो हर देश में, हर कंट्री में, तब जाकर हम सब खुश होंगे, हैप्पीनेस इंडेक्स तभी बढ़ने वाला है। तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बातें की थी, वर्ल्ड बैंक की बातें की थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बातें की थी कि इन सबका ऑब्जेक्टिव क्या है? ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिकल ग्रोथ। तो आप ये बताइए, जब एक किसी के पास नहीं है कुछ
और दूसरे के पास ज्यादा है तो ग्रोथ हो ही नहीं सकती। तो ग्रोथ, मल्टीलेटरलिज्म, आई थिंक वी हैव सीन द लास्ट कोऑर्डिनेट, मल्टीलेटरलिज्म, जहां पे ग्लोबलाइजेशन भी फुल है, कोऑपरेशन भी फुल है। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, आपकी बातें समझ आ रही हैं। मैं आज आपके सामने दोबारा से WTO की बातें कर रहा हूं, जो मैंने जियो पॉलिटिक्स में बताई। मैंने आप सबको जियो पॉलिटिक्स में ये सारी बातें बताई हैं। ये WTO है, ये वर्ल्ड बैंक है, ये वी है, ये विजन है, इन सबका विजन है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, इसलिए इंटरनेशनल ट्रेड होना कंपलसरी है। अब सवाल ये आता है कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मैंने अभी आपको स्लाइड से बतानी है। आराम से, बेटा इंट्रो लेक्चर है, घबराना नहीं, भूल ना जाना, भूल ना जाना, ये इंट्रो लेक्चर ही है। मैंने अभी तक आपको अपने लेक्चर शेड्यूल्स बताए, मैंने हल्का सा एक फ्लेवर दिया इंटरनेशनल ट्रेड का। मैंने कहा चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 आपस में इंटर रिलेटेड है। मैं आज आपके सामने ये बात बताने जा रहा हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्चुअली, यू नो, व्हाई अ पीपल, व्हाई अ कंट्री एक्स इज डूइंग ट्रेड विद कंट्री वाई। No doubt it is not given to specifically, officially it is not a learning outcome, but this is a basic foundation. Just have a look on that. GDP, बड़ी मेहनत से स्लाइड्स बनाई हैं दोस्तों, हैंड रिटन बनाई, ब्लैक स्लाइड्स बनाई। GDP, it is the value of goods and services produced within a country border. एक कंट्री के सरहद के अंदर बनाने को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नाम भी कह रहा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वैसे मैं इसको प्री रिक्विजिट लेक्चर्स में स्पेशली अलग से बताने वाला हूं। मैं आज इंट्रो ले रहा हूं तो हल्का 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 आपको टेस्ट करा रहा हूं, भाई ये मिठाई खा के देखो, इसको खा के देखो। एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स वेदर दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, it is a global concept which we will be watching in the coming lecture number, pre-recorded lectures, and following are the reasons or differences between GDP GNP, वो हम उसमें देखेंगे। मैं आपके सामने आज एक्चुअली में इंट्रो लेक्चर ले रहा हूं ना, तो आपको ये बताऊंगा कि व्हाट आई वांट टू से इन रिगार्ड टू इंटरनेशनल ट्रेड। अब अगर आप स्क्वेजर देखें, करिकुलम देखें, तो पहली लाइन में उन्होंने एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज की बात की। इसीलिए मैंने कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट एडवांटेज को प्री रिक्विजिट लेक्चर में प्लान कर रहा हूं कि अगर नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा, है ना। तो यहां पे लिखा फ्री इंटरनेशनल ट्रेड अमंग कंट्रीज विल इंक्रीज ओवरऑल इकोनॉमिकल वेलफेयर। ये बात तो एक बड़ी पक्की सी है कि जहां पर रिस्ट्रिक्शंस होंगी वहां कुछ लोग तो पनप जाएंगे, कुछ लोग नहीं पनपेंगे। तो हम चाहते हैं सब जो आया इस धरती में सबको सब कुछ मिले, तो फ्री इकोनॉमिकल वेलफेयर होगा। कंट्रीज कैन स्पेसिफिकली can specialize in production of export and enjoy benefits of economies of scale। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया। अगर एक कंट्री ज्यादा अच्छा कुछ बना सकती है, जैसे घर में मान लेते हैं 3 भाभी हैं, है ना, और उनकी एक ननंद है, मतलब उनके हस्बैंड की जो सिस्टर होती है उनकी शादी है, मतलब उनकी रिंग सेरेमनी है, उनके लिए लड़के वाले आ रहे हैं। अब 3 भाभियां हैं, एक भाभी को शाही पनीर बहुत अच्छा बनाना आता है, एक भाभी को केक बहुत अच्छे बनाने आते हैं, कस्टर्ड अच्छा बनाने आता है, एक भाभी को स्नैक्स अच्छे बनाने आते हैं। वैसे तीनों भाभी हैं, तीनों काम कर लेती हैं, लेकिन सभी का हर किसी में स्पेशलाइजेशन है। और लड़के वाले आ रहे हैं देखने के लिए उनकी सिस्टर इन लॉ को। अब आप ये बताइए, एक के ऊपर हम सारा काम तो नहीं डाल सकते कि उसको कि तू शाही पनीर भी बना दे, तू कस्टर्ड भी बना दे, तू स्नैक्स भी बना दे। हम क्या करेंगे, जिसमें महारत हासिल होगी, जिसमें स्पेशलाइजेशन होगी। जैसे भाभी नंबर 1 है ना, भाभी नंबर 1 शाही पनीर अच्छा बनाती है, तो हम उनको कहेंगे मटर पनीर नहीं, केक नहीं, कस्टर्ड नहीं, स्नैक्स नहीं, आप शाही पनीर बनाओ। क्यों? क्योंकि शाही पनीर की क्वालिटी भी अच्छी होगी और जल्दी बना लेंगी। इसको बोल रहे हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। प्री रिक्विजिट लेक्चर्स में हम ये सब बातें सीख रहे हैं कि कंपैरेटिव एडवांटेज क्या होती है, एब्सोल्यूट क्या होती है, बिकॉज करिकुलम भरा पड़ा इन वर्ड से, है ना। तो वो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द बेनिफिट्स, ग्रेटर प्रोडक्ट वैरायटी, और सब भाभियां जब बनाएंगी तो वैरायटी ऑफ वर्क बनेगा, मोर कंपटीशन एंड मोर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि कम टाइम पे बनाएंगी, गैस का खर्चा भी कम आएगा, टाइम भी कम लगेगा। आई थिंक आप इन सब एग्जाम्पल से समझ पा रहे हैं कि मैं जो कहना चाहता हूं। इसमें अलग अलग सिनेरियोस मैंने डिस्कस करने वाला हूं, जो लेक्चर प्री रिक्विजिट्स में मैं लेक्चर लूंगा। सपोजिंगली मैंने कहा देयर आर 5 कंट्रीज, मान लेते हैं 5 कंट्रीज हैं ABCDE। वो क्या करती है ना, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनेरियोस। मान लेते हैं, मैं आपको खाली एक्सप्लेन करने के लिए, डिटेल में तो वहां करेंगे। शुड
अब मैं सिनेरियो 1 ले रहा हूं, शुड कंट्री बी अलाउज इट्स सिटीजन टू इंपोर्ट सर्टेन गुड्स फ्रॉम कंट्री ए। क्या कंट्री बी को अलाउ करना चाहिए कि उसके सिटीजन्स कंट्री ए से कुछ सामान खरीद लें? अच्छा, अगर करेंगे तो क्या होगा, सोचना शुरू कर दो। Scenario 2, should country B also allow citizens to export goods to country B and vice versa? मतलब खाली इंपोर्ट करें तो क्या, और एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करें तो क्या, अगर ये अलाउ कर दें तो क्या? सोचिए। नाउ सिनेरियो ए, इफ ट्रेड फ्लोज आर कंप्लीटली फ्री, इफ देयर आर सम रिस्ट्रिक्शंस इन ट्रेड फ्लो। अब इसको मैंने दो सिनेरियोज में लिया कि अगर ट्रेड फ्लोज फ्री हैं और अगर देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस इन द ट्रेड फ्लो, तो आप सोचिए क्या क्या इफेक्ट होगा। यू आर गोइंग टू बिकम अ चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। आपको सोचना है कि अगर ये सिनेरियो होगा तो क्या होगा। मैंने लिखा, नाउ द इम्पैक्ट नॉट टू इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कंट्री ए। इट मीन्स अभी हम देखेंगे। मैं एक एग्जांपल से और बताता हूं कि अगर चॉकलेट्स का एग्जांपल लेके बताता हूं, यहां पे मैंने चाइना का एग्जांपल लिखा है, सम डोमेस्टिक कंट्रीज विल गेट बेनिफिट। अच्छा चलिए यहां से शुरू करते हैं, सिनेरियो ए से ही, सिचुएशन ए। सिनेरियो 2, शुड कंट्री आल्सो अलाउ, ऑप्शन ए इफ ट्रेड फ्लोज आर कंप्लीटली फ्री, एंड ऑप्शन बी इफ देयर आर रिस्ट्रिक्शंस इन द ट्रेड फ्लोज। सेक्शन 1, नॉट टू इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम कंट्री ए, मतलब कोई अगर ट्रेड टैरिफ नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, कहीं भी आप कुछ भी ट्रेड कर सकते हो। अलाउज टू इंपोर्ट विद 100% लेवी ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी। अगर हम टैरिफ लगाएं, जैसे हम कहते हैं जी आपने अगर कोई सामान इस कंट्री से खरीदना है तो 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, 100% टैरिफ लगाएंगे। ये हो गए रिस्ट्रिक्शंस। एज अ थंब रूल, फ्री ट्रेड इज गुड, इट विल इंक्रीज ओवरऑल इकोनॉमिकल वेलफेयर। ये एक थंब रूल है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए। जिसके पास, जिसकी ज्यादा स्पेशलाइजेशन है और जो ज्यादा अच्छा बना सकता है, उसको बेचना चाहिए, उसको बनाना चाहिए, दूसरों को खरीदना चाहिए। तो इससे क्या होगा, बेस्ट यूटिलाइजेशन होगी रिसोर्सेज की। तो मैंने कहा एज अ थंब रूल तो यही होना चाहिए, बट फिर भी हम देखते हैं, एज अ थंब रूल के बाद देखते हैं, कॉस्ट ऑफ ट्रेड इज प्राइमरली लूजेस टू दोज इन डोमेस्टिक इंडस्ट्री, स्पेसिफिकली लेस एफिशिएंट प्रोड्यूस। जहां पर जो कंट्रीज, जैसे चाइना में सब बनाना शुरू कर दिया, अब अगर वही प्रोडक्ट आप डेल कंप्यूटर का, डेल का लैपटॉप इंडिया में बनाते हैं तो वो कॉस्टली पड़ता है। और देयर आर सो मेनी रीजंस, इनएफिशिएंट है, लोग हरामी है, लोग गुटखा खाते हैं, लोग काम नहीं करते, लोग कुछ भी रीजन हो सकता है। लॉज अच्छे नहीं है, स्ट्रिक्ट लॉज है, पीपीएफ देना पड़ता है, ये देना पड़ता है। चाइना में ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ इंडिया में इनएफिशिएंट है, इनएफिशिएंसी है निगाह टू प्रोडक्शन, और वहां पर एफिशिएंसी है, तो सब लोग वहां जाएंगे। तो अल्टीमेटली यहां पर इंडिया में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी जिनको नुकसान होगा अगर फ्री ट्रेड होगा तो। ठीक है, सम आर्ग्यू दैट देयर विल बी ग्रेटर इनकम इनइक्वालिटी, तो उससे ग्रेटर इनकम इनइक्वालिटी भी होगी। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने इन सभी बातों को प्री रिक्विजिट्स के लेक्चर्स में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज तो जस्ट एक ट्रेलर था, अभी रात बाकी है, बात अभी बाकी है, अभी बहुत सारा डिस्कस करना है, बड़ी सारी बातें डिस्कस करनी है। प्री रिक्विजिट्स के लिए अलग से करनी है, मेन लेक्चर्स में अलग से करनी है। तो आप बिल्कुल भी घबराना नहीं, चिंता मत करना। भूपेश आनंद एक एक बात को बताने वाला है। मैं चाहता हूं कि आप अभी ये गाना सुने। क्या कह रही है मैडम, क्या कह रही है? क्यों तरसता है तू बंदे, तेरी भी सीएफए यूएसए हो जाएगी, जल्दी ही बदलेगा मंजर। झांक ले तू एक दफा बस कि 10 सब्जेक्ट्स बढ़िया तरह से तूने करने हैं, सारे नोट्स प्रिपेयर करने हैं, एमसीक्यूज करने हैं, करिकुलम के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करने हैं, कैंडिडेट रिसोर्सेज के क्वेश्चंस करने हैं, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं। झांक ले तू अपने अंदर, क्यों तरसता, आंख भला तेरी गम से क्यों नम होती है कि 10 सब्जेक्ट्स है, मुश्किल है, कुछ मुश्किल नहीं है। नम होती है, पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं, पल में हवाएं पूर्व से पश्चिम होती हैं। कर सकता है, करके दिखा, फर्स्ट अटेम्प्ट, बार बार डॉलर्स नहीं देने। तो मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जो पहले प्री रिक्विजिट लेक्चर्स अब रिकॉर्ड करने जा रहा हूं, पहले आप उनको सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो उसके बाद मेन लेक्चर्स में आएंगे। आपका बेसिकली तभी ज्यादा अच्छा लगेगा। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।